नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 30 जून साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बारे में जो झूठ बोला था, उस झूठ को ईरान ने सबके सामने बेनकाब कर दिया। और ईरान ने क्या कुछ कहा है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही एक बार फिर से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो डोनाल्ड ट्रंप की नजरों में आ चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ऐसी शर्त रखी है कि अगर इस शर्त को ईरान मानता है तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि फिर खामनेई साहब की जो शहादत है, उसके साथ ईरान ने मजाक कर दिया। और अगर नहीं मानता है तो एक बार फिर से जंग भड़केगी। और ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इजराइल वेस्ट बैंक की जमीन को एक बार फिर से कब्जा करने का प्लान बना रहा है। जी हाँ, इसको लेके इजराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर आत्मघाती हमला करवाया है, यानी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया है। अब इस पे भारत का क्या रुख है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में समझाएंगे। और साथ ही चाइना ने क्या भारत की जमीन पे कब्जा किया है, ये खबर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे तैर रही है। अलग अलग न्यूज चैनल इसके बारे में बता रहे, मैंने भी आपको बताया था। लेकिन अब इस पे भारत का अपना एक स्टैंड आया है और भारत की सरकार ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही भारत में कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन घटनाओं के बारे में आपका जानना बिल्कुल जरूरी है। और उन तमाम घटनाओं के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो झूठ है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट सोशल पे और साथ ही ट्विटर पे ये ट्वीट करके जानकारी दी, जिसको आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, कि ईरान ने अमेरिका के आगे रिक्वेस्ट की। जी हाँ, ईरान ने अमेरिका के आगे रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट करके ये कहा कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हमारी शर्त यह है कि हम बातचीत स्विट्जरलैंड में नहीं करेंगे, कतर में बातचीत करेंगे और ये बातचीत कल होगी। अब इतना बड़ा झूठ डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, लेकिन फौरन ही ईरान की तरफ से ये क्लेम आ गया कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की और जब तक लेबनान का मामला हल नहीं हो जाता तब तक हम कोई बातचीत करेंगे भी नहीं। यानी साफ तौर पे डोनाल्ड ट्रंप का झूठ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह सगुफा छोड़ा कि भाई साहब, ईरान हमसे रिक्वेस्ट कर रहा, कल बातचीत होनी है, कल मीटिंग होनी है। लेकिन ईरान ने कहा कि रिक्वेस्ट की बात छोड़ो, हमें तो बातचीत ही नहीं करनी तुमसे। और रही बात कतर की, तो हम तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि लेबनान के साथ इजराइल सीजफायर नहीं कर लेता। तो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का झूठ पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया। और जैसे ही ये झूठ बेनकाब हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, क्योंकि रिपोर्ट आई थी, आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, कि जो कतर है उसके अंदर ईरान के $6 बिलियन पड़े, जिसको अमेरिका के इशारे पे फ्रीज किया गया है। अब कतर तैयार था कि इस $6 बिलियन को हम अमेरिका के कहने पे, या फिर अमेरिका मना भी करता है तब भी, ईरान को सौंप देंगे। लेकिन जैसे ही इधर बातचीत से ईरान पीछे हटा, फौरन अमेरिका ने नया ड्रामा शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक न्यूक्लियर के मामले में ईरान बातचीत नहीं करता, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकता, जब तक अपना इनरिच यूरेनियम हमें नहीं देता, तब तक उसका पैसा हम उसको नहीं देंगे। अब इसका मतलब आप समझिए, अगर ईरान इस बात को मान लेता है, अगर ईरान इस शर्त को मान लेता और मानने के बाद अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक देता है और अपना इनरिच यूरेनियम उठा के अमेरिका को दे देता है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब पिछले 50 सालों से खामनेई साहब ने जो लड़ाई लड़ी, पिछले 50 सालों तक खामनेई साहब अपने सारे ऐशो आराम को छोड़ के बंकर में पड़े रहे। न जाने कितने $बिलियंस का ऑफर इनको मिला, लेकिन इन्होंने अपनी शहादत कबूल की। अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पे इन्होंने अपनी कुर्बानी दी ताकि ईरान का झंडा पूरी दुनिया में लहरा सके। और उसका रिजल्ट खामनेई साहब को क्या मिला, अभी आगे मैं आपको बताता हूं। लेकिन अभी के लिए इतना जानिए कि खामनेई साहब ने अपनी जो शहादत दी, आज उसकी इज्जत पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन अगर ईरान इस बात को मान लेता है और कहता है कि ठीक है, हम अपना यूरेनियम उठा के दे देंगे, तब तो फिर कुछ बचा ही नहीं। मतलब खामनेई साहब की शहादत के बाद जो अमेरिका कह रहा है कि रिजीम चेंज है, तब आप मान लीजिए कि रिजीम चेंज है, क्योंकि अगर अमेरिका की बातें ईरान मान रहा है तो फिर रिजीम चेंज हो ही गया। बहरहाल, अगर नहीं मानता, जिसके आसार बन रहे, तब ऐसे हाल में क्या होगा? ऐसे हाल में दोस्तों, अमेरिका को जंग शुरू करने का एक नया मौका मिल जाएगा। और अगर अमेरिका जंग शुरू करता है तो फिर क्या होगा, बताने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से जंग भड़केगी, ईरान और अमेरिका लड़ेंगे, स्टेट ऑफ हार्मुज कंप्लीटली बंद होगा, दुबई, कतर,
बाकी और जो देश है बहरीन, कुवैत वगैरह फिर से रेले जाएंगे। और जब ये रेले जाएंगे तो फिर हाय तौबा कि ईरान मार रहा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो बार बार सीज फायर में अटकलें कौन लगा रहा? ईरान की जो शुरू से शर्तें थी, ईरान आज भी उन्हीं शर्तों पे अटका है, अपनी ही बातें रख रहा है। लेकिन बार बार इजराइल लेबनान पे हमला कर रहा, बार बार अमेरिका कह रहा कि ये करो वो करो। तो ऐसे हाल में आप खुद सोच के देखिए कि सीज फायर को तोड़ कौन रहा। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही है। इधर इजराइल के हवाले से दो बड़ी अपडेट आई है। पहली बड़ी अपडेट ये आई है कि इजराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि वेस्ट बैंक के अंदर हमास कब्जा करने वाला है। जी हाँ, प्लान ध्यान से सुनिएगा इनका। वेस्ट बैंक के अंदर हमास कब्जा करने वाला है और इसी वजह से अब कायदे से इजराइल को अपने 10 लाख लोगों को उठा के वेस्ट बैंक में सेटल कर देना चाहिए ताकि हमास वहां पे कब्जा ना कर सके। और इजराइल इस प्रोग्राम पे काम भी कर रहा। मतलब गाजा को तो आप भूल जाइए, वेस्ट बैंक पे भी इस समय संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और कुट्स न्यूज के हवाले से एक खबर आई है, वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे वीडियो देखें कि किस हिसाब से एक बार फिर से जो सेटलर्स हैं उनके टैंक वेस्ट बैंक के अंदर देखे गए हैं। जो टेंट उन्होंने लगाया वो भी देखे गए। तमाम तरह की आगजनी भी की जा रही वेस्ट बैंक के अंदर कि वेस्ट बैंक के लोग भाग जाएं और भागने के बाद वेस्ट बैंक पे भी इजराइल का कब्जा हो जाए। और इसी को लेकर दोस्तों इजराइल ने एक और बयान 2 दिन पहले दिया था। मैंने आपको बताया था कि हमास के बारे में इजराइल ने क्लेम किया है कि हमास अपनी तैयारी कर रहा है, हमास अपने हथियारों को इकट्ठा कर रहा, हमास रॉकेट बना रहा। अगर सारी चीजें हमास के हक में रही तो आने वाले कुछ दिनों में हमास इजराइल के ऊपर फिर से हमला करेगा। और इस वजह से इससे पहले कि हमास हमला करे, इजराइल का यह प्लान है कि इजराइल गाजा को और कब्जे में ले ले और हमास को खत्म कर दे। अब हमास हमला करे या ना करे ये तो बात की बात है, लेकिन आप सोच के देखिए कि वेस्ट बैंक और गाजा पे कब्जा करने का प्लान इजराइल ने किस हिसाब से बनाया है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही है। इधर इजराइल के मंत्री के हवाले से, इजराइल के मिनिस्टर्स के हवाले से बड़ा बयान निकल के सामने आया है। और इजराइल के मिनिस्टर ने कहा है कि एक बार फिर से हमारी सेना को तैयार रहना है। क्यों? क्योंकि इजराइल ईरान के अंदर अपना खतरनाक ऑपरेशन ब्लू एंड व्हाइट शुरू करने वाला है। अब इस खतरनाक ऑपरेशन का मतलब क्या है? इस ऑपरेशन का मतलब यह है कि एक बार फिर से रेजिम चेंज करवाने की कोशिश की जाएगी। पहले प्रोटेस्ट होगा। मोसाद और CIA के जो एजेंट इस समय ईरान के अंदर मौजूद हैं, जो स्लीपर सेल है, वो एक बार फिर से एक्टिव होंगे, लोगों को सड़कों पे लाएंगे। और सड़कों पे लाने के बाद तमाम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। और प्रोटेस्ट करने के बाद क्या कुछ होगा आप समझ सकते हैं। फिर से इजराइल हमला करेगा। और ऐसे हाल में जो लोग अभी रिमेनिंग हैं, मतलब जो बचे हैं, जैसे मुस्तफा खामनेई हो गए, इधर अब्बास अराची हो गए, पार्लियामेंट स्पीकर गालिबाफ हो गए, इधर जो उनके राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान हैं, इन तमाम लोगों को एक साथ एक छत के नीचे एलिमिनेट किया जाए ताकि जो रिजीम है वो चेंज हो जाए और रेजा पहलवी को उठा के कुर्सी पे बैठाया जाए। मतलब ऑपरेशन का नाम तक इजराइल ने डिसाइड कर लिया है कि ब्लू एंड व्हाइट करके हम ऑपरेशन चलाएंगे और ईरान में रिजीम चेंज करेंगे। आप सोच के देखिए कि इजराइल कितने प्लान बना रहा, अमेरिका कैसे डिमांड कर रहा। अगर उसके बावजूद भी दोस्तों ईरान बातचीत कर रहा है तो मैं तो कह रहा हूं कि ईरान बहुत बड़ी गलती कर रहा। भाई बातचीत क्यों करनी? अगर आपके खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाएगा भविष्य में, उसका नाम भी डिक्लेयर है, तो आपको क्यों बातचीत करनी है? आप बातचीत ही बंद कर दें, इनकी चीखें निकलवा दें। लेकिन आपके अंदर भी न जाने कौन सा सुलेमानी कीड़ा है कि आपको बातचीत करनी है बार बार, आपको बार बार जाना है, आपको बार बार अमेरिका के तमाम शर्तों को सुनना है घुमा फिरा के। जाकर सारी शर्तें आपके हक में नहीं है, सारी शर्तें आपके खिलाफ है। लेकिन अगर आपको सारी शर्तें सुनने का शौक है तो फिर भैया जाइए। अभी मैंने आपसे एक बात बोली थी कि खामनेई साहब जो हैं वो अमेरिका की एक बात नहीं सुनी, बार बार उनसे मीटिंग करने के बारे में अमेरिका अप्लाई करता रहा, बार बार बिलियंस ऑफ डॉलर के उनको ऑफर दिए गए, लेकिन खामनेई साहब ने एक भी बात ना सुनी, कभी भी डील नहीं की, अपनी शहादत दे दी। और जब शहादत दे दी तो शहादत के बाद क्या उनको हासिल हुआ, अब आप सुनिए। उनका जो जनाजा निकाला जाएगा वो 4 जुलाई को निकाला जाएगा। डिटेल्स मेरे पास पहले से थे लेकिन मुझे लगा कि एक बार कंफर्म हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। 4 जुलाई को उनका जनाजा निकाला जाएगा। 4 जुलाई को ईरान के अंदर 34 मिलियन लोगों की आने की संभावना है। 34 मिलियन। आप सोच के देखिए कि 34 मिलियन कितना होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 34 मिलियन में मतलब 10 लाख में अगर आप 34 से गुणा करें तो 3 करोड़ 40 लाख लोग आ सकते हैं। और इतने आएंगे, मतलब इतना तो आना ही आना है। बाकी और जो आएंगे, जो ईरान के अपने लोग हैं, उनकी बात आप हटा दें। 34 मिलियन लोग बाहरी आएंगे। आप सोच के देखिए कि 3.5 करोड़ लोग जिसके जनाजे में शामिल हों, क्या मयार है उसका, क्या कमाया उस बंदे ने। 34 मिलियन। यहां किसी को वोट नहीं मिलते 34 मिलियन। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उनके सब्सक्राइबर नहीं है 34 मिलियन।
और यहाँ पे एक बंदा अपने आखिरी जनाजे में 34 मिलियन लोगों को अपने पीछे लगा दे रहा। क्यों? क्योंकि उसने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके। ये हासिल किया है खामनेई साहब ने, जिसके बारे में आपको अभी शुरू में बता रहा था कि क्या हासिल किया, अभी आपको डिटेल बताता हूं। बहरहाल भारत को भी न्योता आया है, मोदी साहब को न्योता भेजा ईरान ने और कहा कि आप आइए, लेकिन फिर वही बात मैंने कहा था कि मोदी साहब जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? वजह है, भारत के प्रतिनिधि जा रहे हैं। जैसे बिहार से राज्यमंत्री साहब जाएंगे और इसके अलावा बिहार के राज्यपाल जाएंगे। अब ये कौन सी पदवी पे है आपको समझ में आ रहा होगा। इनको कौन जानता है, नाम मैं भी नहीं जानता, इवन आप भी नहीं जानते होंगे। ये लोग जा रहे हैं, जबकि ईरान ने एक बार फिर से भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। अगर कोई सीनियर डिप्लोमेट या फिर कोई सीनियर पॉलिटिशियन गया होता, कोई ऐसा शख्स जिसको पूरी दुनिया जानती है, जिसका अपना एक औरा है, अगर वो गया होता, इवन किसी को नहीं भेजना था तो ओवैसी साहब को भेज देते, ओवैसी साहब को भेज देते। लेकिन जानबूझ के ऐसे लोगों को भेजना है कि कहीं पौं की नजरों में ना आ जाए कि भाई साहब तुमने क्यों भेजा, इजराइल ना नाराज हो जाए कि तुमने क्यों भेजा। जैसे ओवैसी का एक अलग कदकाठी है, उनका अपना एक अलग रुतबा है, तो अगर ओवैसी जाते तो पूरी दुनिया में होता कि भाई ओवैसी आए थे। तो फिर ऐसे नाम को भेजना है जिसको पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। भेजना ही था तो किसी बड़े नेता को भेजते, आप किसी बड़े नेता को आप भेज देते। मैं कह रहा हूं अल्पसंख्यक विभाग के ही मंत्री को आप भेज देते, लेकिन नहीं भेजना। अब क्यों नहीं भेजना आप समझ सकते हैं। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए और पिछले कई दिनों से यूक्रेन जो हमले कर रहा था उसका पलटवार किया और उसका एक वीडियो निकल के सामने आ रहा है, जिसको आप देखें। ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी के साथ वायरल है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि रशिया ने भी यूक्रेन के सैनिकों के ठिकाने वाले इलाके पे ताबड़तोड़ हमले करके वहां पे तगड़ा झटका दिया। और इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट अब पाकिस्तान के हवाले से निकल के सामने आ रही कि पाकिस्तान के अंदर जो हमला हुआ था फियादीन, जिसमें कई सारे रेंजर्स मारे गए थे, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, उसी के जस्ट बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी और कहा कि ये टीटीपी वालों का काम है। पहले क्या कहा कि टीटीपी वालों का काम, लेकिन इसी दौरान दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से यह क्लेम किया गया है कि जो पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ था उसमें भारत का हाथ है और एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम जमाते उल एहरान है। जमाते उल एहरान को भारत फंड करता है, फंड करके उसको पैसे देता है, हथियार सप्लाई करता है, उसको एक्सप्लोजिव डिवाइस देता है और इसी जमाते उल एहरान ने वहां पे ब्लास्ट किया है। और एक बार फिर से पाकिस्तान ने आतंकवाद का ठीकरा भारत पे फोड़ दिया। अब भारत ने साफ तौर पे कहा कि बेटा पहले तुम अपने गिरबान में झांक के देखो, भाई आतंकवादी को कौन पालता है, कौन बनाता है, कौन पनाह देता है, बोलने की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि ओसामा बिन लादेन कहां पकड़ा गया, मसूद अजहर कहां पकड़ा गया। भारत में जितने आतंकवादी हमले हुए, घुमा फिरा के सारे लिंक पाकिस्तान से क्यों निकल के सामने आते हैं, क्यों आते हैं। और पूरी दुनिया में अलग अलग जो अटैक हुए हैं, हर जगह के तार सीधे जाके पाकिस्तान से जुड़ते हैं। तो पाकिस्तान पहले अपने गिरबान में झांक के देखे। और अगर भारत का नाम लेना था तो बड़ा सवाल यह है कि फिर अफगानिस्तान पे तुमने एयर स्ट्राइक क्यों कर दी। या तो अफगानिस्तान ने कराया या तो भारत ने कराया। एयर स्ट्राइक तुम भारत के अलावा अफगानिस्तान पे करते हो, भारत पे हमला करने का तुम्हारा भूता नहीं है। अगर तुम्हें लगता है भारत ने किया तो कर दो हमला, जैसे तुमने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक करके 39 मासूमों को मारा, वैसे तुम भारत पे करके देख लो, समझ में आ जाएगा। भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छे हैं बुरे, हमारा इंटरनल मैटर है, लेकिन इस मामले में तुम उनके पार नहीं जा सकते, नहीं जा सकते तुम। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही, इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है चाइना के हवाले से। दरअसल आपको याद होगा कल सुबह ही मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश की कुछ जनजातियों ने यह क्लेम किया है कि भाई साहब 6 सालों के अंदर जो चाइना है वो धीरे धीरे भारत की जमीन को निगल रहा है और भारत की जमीनों पे वो सीढ़ियों वाली जहां खेतियां होती वहां तक पहुंच चुका है, वहां पे वो चौकियां लगा रहा है और साथ ही भारत के गांव में घुस रहा है। इसको लेकर अपोजिशन भी कई बार हमला करता है और अरुणाचल प्रदेश पे तो टेढ़ी नजर चाइना की है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और जब ये खबर निकल के सामने आई, इसी के जस्ट बाद अब सरकार का स्टैंड आया और सरकार ने साफ तौर पर कहा कि ये तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। अरुणाचल प्रदेश के जमीन के किसी भी टुकड़े पर चाइना का कोई कब्जा नहीं है और बिल्कुल ऐसी बात नहीं, सब कुछ झूठ है। तो बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि भाई साहब अगर सब झूठ है तो जिन लोगों ने झूठ फैलाया पहले तो आप उनके ऊपर FIR कर दीजिए। जहां से खबर आई, जैसे मैंने तो नवभारत टाइम से बताई, तो आप पहले तो नवभारत टाइम पे FIR कीजिए और जिन जनजातियों ने इसके बारे में बताया फिर आप उनको उस कैमरे के सामने ला के पूछताछ करवाइए कि भाई साहब ये चीजें हैं, यहां तक हमारा एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहां तक हम बैठे हैं, देखो कोई भी हिस्सा नहीं गया।
और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यूं मुंह से कह देने से कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं जहन में अविश्वास आता है, क्या पता ऐसा कुछ हो तो। खैर इसी दौरान दोस्तों एक बड़ी अजीब खबर आई है और इस खबर के बारे में आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार आपको बता देना चाहिए। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा अचानक से सुप्रीम कोर्ट में ये टिप्पणी की गई थी कि कॉकरोच की तरह लोग निकल रहे हैं इस समय, और इसी के जस्ट बाद कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई थी कि भाई हम कॉकरोच हैं। ठीक, अब सुनिए, राम मंदिर का मामला इतना सेंसिटिव है, राम मंदिर के जो घोटाले हुए हैं उसमें क्या कुछ हुआ है मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। अगर बताऊंगा तो घंटों तक ये वीडियो जाएगी कि कहां कहां से फिर पैसे लूटे गए, कौन सी जमीन 5 करोड़ की थी उसको 50 करोड़ में खरीदा जा रहा, कौन सी अष्टधातु की मूर्ति थी 1240 शिलान्यास थे उनको गायब कर दिया गया, काकभुसुंडी दिया गया था एक कौवे की मूर्ति के तौर पर उसको गायब कर दिया गया, इधर जो जैन समाज है उसने डोनेशन दिया था उनके चांदी को गायब कर दिया गया, न जाने कितने पैसे गायब हो गए, वो सब तो आपको मैंने डिटेल में बताया है तो उसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब सुनिए, इस मामले को लेकर लोग जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहा कि भैया इस पे तुरंत सुनवाई करिए और जांच का आदेश दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अभी हम जांच पड़ताल नहीं करवाते हैं और अगर अभी हम सुनवाई नहीं करते हैं तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। सोचिए, कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। ये सवाल अपने आप में लोगों की भावनाओं से कितना गंदा मजाक है। ये सवाल पूछने से पहले जज साहब आपको एक बात बताऊं, हालांकि मेरी कोई हैसियत नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को मैं कुछ बता सकूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे बैठे हैं, लेकिन ऊपर जो बैठा है ना, ऊपर वो ऐसे न जाने कितने देश, न जाने ऐसी कितनी धरतियों के सुप्रीम कोर्ट का वो जज है और चीफ जस्टिस है, और उसके कोर्ट में वकील भी वही होता है, और उसकी लाठी जब पड़ती है तो फिर आवाज नहीं होती। राम का पैसा खाए हो, शर्म आनी चाहिए। एक होता है कि साला डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, चोर भी 7 अपने घरों को छोड़ देता है कि यार पड़ोसी के घर में नहीं करूंगा, लेकिन ये लोग जो मंदिरों में बैठे थे उनका पैसा, क्या हर कोई करोड़पति नहीं था जिसने दान दिया? कोई ऐसा था कि गया जेब में 50 रुपए पड़े थे, दर्शन करने गया, श्रद्धा भाव से उठा के डाल दिया, ये सोच के कि यार चाय वाय घर जाके पी लूंगा, रास्ते में नहीं पीऊंगा, भगवान के नाम पे दे दे रहा हूं। आज जब ये चीजें उसको पता चल रही हैं कि यार उसने जो दान दिया था 50 रुपया वो गायब हो गया, क्या बीती होगी उसके दिल पे, क्या बीती होगी। लेकिन सवाल हिंदुओं से भी है कि आपने अपने आप को इतना अलग कर लिया, आपने अपने आप को इतना बंटवा लिया मंदिर मस्जिद की लड़ाई में कि आज एकदम आप अकेले खड़े हो गए। आज ऐसा लगता है कि राम मंदिर का मामला केवल हिंदुओं का मामला है, इसको घोटाले के तौर पे नहीं देखा जा रहा। आज ऐसा मामला हो गया है कि अन्य पार्टियां हमला भी कर रही हैं तो हिंदू उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि नहीं भाई साहब गलत हुआ है, हमको इसका जवाब चाहिए। एसआईटी बना दी, एसआईटी से क्या होता है, 50 तो एसआईटी हर जम बनती रहती है। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ, तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।